नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो आज जो है हमने एसएसटी की यानी कि सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जिसकी क्लास नंबर 1 है आज आपकी। तो ये एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगें तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये जो आपकी रिवीजन के लिए क्लास स्टार्ट की गई है, तो अपना जो है कमेंट में रिव्यू ज़रूर देते रहिए और जो भी क्वेश्चंस आपसे पुट करें तो उसका आंसर भी ज़रूर करिए आप कमेंट बॉक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, मंदबुद्धि डैश में धीमी होती है। तो मंदबुद्धि किस में धीमी होती है? रिटार्ड्स आर स्लो इन शारीरिक विकास में, चिंतन और योजना में, पहल करना में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो रिटायर्ड आर स्लो इन तो किस में होती है? सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। डेवलपमेंट के लिए, थिंकिंग एंड प्लानिंग के लिए, टॉप इनिशिएटिव के लिए, या फिर ऑल ऑफ अबाउट। तो मंदबुद्धि जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, थिंकिंग एंड प्लानिंग में धीमी होती है। क्योंकि योजना हमारी जो प्लानिंग करते हैं वो हमारी काफ़ी टाइम से चली होती है, तो वो क्या होती है फिर? स्लो स्लो ही तो होती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो बच्चों के जो सामाजिक विकास इन द सेंस की सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो बताओ, आर्थिक तत्व, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व, शारीरिक तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व? इकोनॉमिक एलिमेंट्स, सोशियो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, फिजिकल एलिमेंट, या फिर हेरिडेटरी एलिमेंट्स? तो क्या कुछ इफेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट में चिल्ड्रन की? तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो सामाजिक सामाजिक विकास की बात हुई है, तो सामाजिक विकास से क्या होगा? सामाजिक पर्यावरणीय तत्व से। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भौतिक कारक जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वह क्या है? फिजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर। तो वातावरण जिसमें वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका, उससे संबंधी साधन या फिर धार्मिक अनुष्ठान। द एनवायरनमेंट इन विच इट्स ग्रो, हिज रिलेटिव्स, रिसोर्सेज, या फिर रिलीजियस रिचुअल्स? सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो भौतिक कारक जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है तो वह क्या है? एक ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वातावरण जिसमें वह बढ़ता है। ठीक है, जिसमें वो ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्त अंकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु के एक वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है, वह परीक्षण को जांचना चाह रहा है। तो क्या चीज़ है वो? आफ्टर डिजाइनिंग अ टेस्ट, अ टीचर एडमिनिस्ट्रेटर इट टू चिल्ड्रन द सेम एज ग्रुप टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, ही वांट्स टू चेक द टेस्ट। तो किस चीज़ को चेक करता है वो? उसकी लेजिलिटी को यानी कि उसकी वैधता को, उसकी रिलायबिलिटी को यानी कि उसकी विश्वसनीयता को, ऑब्जेक्टिविटी को, या फिर यूटिलिटी को? तो किस किस चीज़ को चेक करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी विश्वसनीयता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रासंगिक अंतर्वर्धो परीक्षण यानी कि टैट। टैट होता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, कैट आएगा यहाँ, कैट, CAT, कैट। व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ मेजर ऑफ पर्सनैलिटी। आर सब्जेक्टिव टेक्निक यानी कि आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है यानी कि ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपीय तकनीक है यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी है, या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है? तो कैट जो है व्यक्तित्व को मापने की क्या है? एक तो ये एक जो है प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी है, प्रक्षेपीय तकनीक है। कैसी तकनीक है? प्रक्षेपीय तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर ए आपका, यह एक पूर्व सूचनीय स्वरूप का पालन नहीं करता यानी कि डज नॉट अलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न।
यह आनुवंशिकता और वातावरण को अंतः क्रिया का उत्पाद है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। या फिर सभी व्यक्तियों के विकास की दर समान होती है, फिर विकास विशिष्ट से सामान्य तक बढ़ता है। तो कौन सा विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है? सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो विकास के बारे में जो है एक तथ्य है कि ये एक आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का उत्पादन है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इससे क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, विकास के बारे में पता लगता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है, यानी कि आपके पास जो है यू हैव अ मिक्स क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? व्हाट मेथड विल यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम? माता पिता को समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, पाठों में समानता की बात करना, या फिर ऐसे कार्य निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, या फिर लड़के और लड़कियों को एक बेंच साझा करने के लिए कहना। तो बताओ। तो हम जो है ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिनसे उनको जो है एक साथ रखा जा सके, इक्वलिटी हो। ठीक है, तो शेड्यूलिंग टास्क दैट नीड टू बी डन टुगेदर। ठीक है, अगर एक मिक्स क्लास होगी तो बॉयज़ और गर्ल की कौन सी विधि हम अपनाएंगे कि जिससे उनके बीच जो है सहयोग बेहतर बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांतकार। तो अधिगम के यानी कि हु हैज़ प्रमोटेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो किसने दिया इसको बढ़ावा? गेस्टाल्ट सिद्धांतकार, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रचनावादी ढांचे में बच्चों के किस रूप में देखा जाता है? तो रचनावादी ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है? तबूला रस या कोरिलेट, जिसका जीवन पूरी तरह से अनुभव द्वारा आकार में आया है, या फिर एक निष्क्रिय जिसके अनुकूलन के माध्यम से किसी भी रूप से आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है, एक समस्या समाधानकर्ता, या फिर लघुवयस्क जो आकार, संज्ञान, संवेग जैसे सभी पहलुओं में वयस्क से कम हो। तो रचनावादी ढांचे यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, हाउ इज द चाइल्ड व्यू। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरर, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक जो है रचनावादी ढांचे में देखा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा को तब बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब एजुकेशन इज कंसीडर्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन व्हेन, जब बालक के व्यक्तित्व को संपूर्ण विकास हो, बालक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, या द चाइल्ड डिमांड इंटरेस्ट द एटीट्यूड हैव प्रायोरिटी, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या फिर पाठ्याचार्य को महत्व दिया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाता है शिक्षा को? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। द चाइल्ड डिमांड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड हैव प्रायोरिटी। तो तब जो है शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु कृपया प्रयास करेंगे। वट एफर्ट विल यू मेक टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज द बिहेवियर ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए है आपका बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो समस्यात्मक बालक के व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं आप? तो कैसे चेक करेंगे उसको? वी विल ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसके जो बिहेवियर में कुछ चेंज आए, ना कि उसको डांट के धमका के इस चीज़ से तो
ख़राब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग से संबंधित नहीं है? विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन नंबर ए डिलीटेशन, ऑप्शन नंबर बी इजी रिकवरी, ऑप्शन नंबर सी शेपिंग या फिर स्टिम्युलस रिजोल्यूशन। विलोपन, सहज पुनः प्राप्ति, शेपिंग या फिर उद्दीपक विभेदन। तो कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे की त्रुटियां, चिल्ड्रन एरर्स, उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए क्या कर तुरंत ठीक की जानी चाहिए? सीखने का एक हिस्सा जो उनकी सोच को एक अंतर्दृष्टि देती है, या फिर शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया में महत्वहीन है, या प्रतिबिंबित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो बच्चों के क्या कुछ एरर होते हैं? सीखने का एक हिस्सा है और उनकी सोच को एक अंतर्दृष्टि देती है, तो ये चिल्ड्रन के एरर्स होते हैं। अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड गिव द इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, या फिर इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ सकता है। तो कौन सा कथन जो है सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत व्यापारता का नियम प्रतिपादित किया गया है। अंडर द लॉ ऑफ लर्निंग द लॉ ऑफ रीडनेस हैज़ बीन प्रोपाउंडेड। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वॉटसन ने, या फिर इवान पेट्रोविच पावलोव ने, या फिर मैक्स वर्देमर ने। तो बताओ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में इंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इद आना चाहिए यहाँ पे। प्राकृतिक में अचेतन और वास्तविकता से कोई सीधा संपर्क नहीं, या प्राकृतिक में तार्किक है, या फिर यह मन की चेत अवस्था है जो वास्तविकता से सीधा संपर्क है, या फिर यह वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा आएगा इसमें से? कि इन नेचर देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अनकॉन्शियस एंड रियलिटी। प्राकृतिक में अचेतन और वास्तविकता से कोई सीधा संपर्क नहीं है। तो ईद का मतलब ही यही है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से हैं। इमोशंस एंड कोग्निशंस टू ईच अदर। पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, जुड़ी हुई है, या फिर संबंधित नहीं है। तो भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से क्या है? बताइए। ये जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी को पता है इमोशंस जो हैं किसी ना किसी से हमारे जो है जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जो है ये भावनाएं और अनुभूति जो है एक दूसरे से कैसी होती हैं? ये जुड़ी हुई होती हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? व्हाट डज इंक्लूजन मीन इन द एजुकेशन? शारीरिक अयोग बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या सभी विद्यार्थियों को शिक्षा मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना, ये शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि क्या होती है? अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या फिर ये सभी। तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन भी, इंटेलिजेंसी टेस्ट भी और पर्सनैलिटी टेस्ट भी, ये तीनों चीज़ें में जो है द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फोनीमी यानी कि स्वनीम,
वाक्य विनिमय, सिंटेक्स, अर्थ विज्ञान, इकोनॉमिक्स या फिर रूपिंग, किस फॉर्म में? तो स्पोकन लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस, ये क्या एक सबनेम है, फिनोमिना है ये, क्या है, एक फिनोमिना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? तो ऑप्शन नंबर ए आपका निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन नंबर बी है एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी है अंतः क्रिया का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, या फिर अंतः संबंधी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो सभी अपना आंसर कमेंट करें। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन कौन से विकास से संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये विकास, डेवलपमेंट जो है ना, हर जगह किसी ना किसी चीज़ का चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हम इसको जो है क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए है अधिगम और विकास पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी है आपका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या फिर विकास के बाद अधिगम का परीक्षण। यानी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनियम्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, या फिर डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, या फिर टेस्टिंग ऑफ लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, यानी कि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए अपनी क्षमताओं को खोजने और विकसित करने के स्वयं के प्रयासों का माध्यम से व्यक्ति की मदद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग and the individual through his own efforts to discover and develop his ability to adjust better than environment is called? ऑप्शन नंबर ए है मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस। ऑप्शन नंबर बी है परामर्श यानी कि काउंसलिंग। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण को अच्छे ढंग से समायोजित करने के लिए अपनी क्षमताओं को खोजने और उसको डेवलप करने के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति की मदद करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गाइडेंस। अगर अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो हम जो है अच्छे कार्य भी कर सकेंगे, है ना, अच्छे ढंग से उसको समायोजित कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में दो सेटों में से एक सेट में पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास के चरणों का उल्लेख सेट नंबर 2 से करना है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो है विशिष्ट संज्ञात्मक विशेषता को निर्देशित करते हैं। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो है सेट नंबर 2 से आपको मिलान करना है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था कौन सी होती है? जिसमें वस्तु क्या होती है? स्थायित्व होती है, ठीक है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है सकर्मक तर्क से होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है? अपरिवर्तित अवधारणा। कौन सी होती है? परिवर्तित धारणा। थर्ड का जो है आपका फोर्थ रहेगा। और जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है वो कौन सी होती है? परिकल्पना निर्माण। कौन सी होती है? परिकल्पनक निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कैलकुलिया का एक प्रकार का क्या है? तो डिस्कैलकुलिया जो है
इज़ अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट। तो डिससाइकलकैलुआ जो है किस टाइप का है? तो ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम विकलांगता है। क्या है? अधिगम विकलांगता। 25वां क्वेश्चन रह गया था आपका। तो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो कौन सा सामूहिक जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण या फिर रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आर्मी अल्फा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी का अभिप्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो कौन सा आएगा? शिक्षार्थी की परिपक्वता। ठीक है, तो कौन से तत्व से अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की पक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है? मिलान करना है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है किसका होता है? सेट 1 को सेट 2 से मिलान करना है। रचनात्मक मूल्यांकन ये जो आपका विचार विमर्श की ओर चर्चा करता है। योगात्मक मूल्यांकन जो है, योगात्मक मूल्यांकन जो है आपका अंतिम अधिगम के परिणामों की ग्रेड करना होता है। सतत व्यापक क्या होता है आपका? सतत व्यापक जो है आपका नियमता के साथ संज्ञात्मक और सह संज्ञात्मक पहलू का मूल्यांकन करना। सामान्य और मानदंड संदर्भित परीक्षण कौन सा है? टेस्ट और उनकी व्याख्या एक समूह और कुछ यार्डस्टिक्स पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अल्फ्रेड बिने, गिलफर्ड, हार्वर्ड, गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक। तो बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड गार्डनर। कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। थैंक यू। जिसको भी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कमेंट में रिव्यू जरूर देते रहा करिए। थैंक यू।